नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अनंत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जैसे कि मैं हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन यूट्यूब पे डालता हूं, वैसे ही आज मैं आप सभी के लेकर आया हूं। बहुत लोगों ने मैसेज किया था मुझे, तो आज मैं आरपीएफ, जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ एसआई, जो कि 2018-19 में हुए थे एग्जाम्स। 2018-19 में जो एग्जाम्स हुए थे आपके, यानी दिसंबर और जनवरी में जो पेपर, दिसंबर 2018 में और जनवरी 2019 में जो पेपर हुए थे दोस्तों, उन सभी का सॉल्यूशन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और इस रिकॉर्डेड सेशन में मैं आप सभी को वो जो क्वेश्चन पेपर हुए थे हमारे, उन पेपर्स के सॉल्यूशन में आपको कराने वाला हूं। तो आप जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा है आरपीएफ एसआई का, और कांस्टेबल का वीडियो भी आपके सामने जल्दी ही आएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल की, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना चाहते हैं, रिकॉर्डेड अगर कोर्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा रिकॉर्डेड कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारी ऐप जो है अनंत एजुकेशन, जो कि मैंने बहुत सारे पहले भी डाल रखे हैं, जो मतलब पेपर के सॉल्यूशन डाल रखे हैं, जैसे कि एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, जीडी के, इन सब के मैंने सॉल्यूशन डाल रखे हैं। वैसे ही अब रेलवे के भी मैंने कुछ पहले डाल दिए हैं, अब रेलवे के कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें अब आरपीएफ एसआई का टाइम है। तो काफी बच्चों ने हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि रिकॉर्डेड कोर्स से तैयारी की जाए, तो बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं हम लोग। तो आप हमारी ऐप जो है अनंत एजुकेशन के नाम से हमारी ऐप है, इस ऐप पर जाकर अपना रिकॉर्डेड कोर्स लेकर तैयारी को और शानदार और मजबूत कर सकते हैं। और यहां से मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा अगर आपको अभी कोई कोई सजेशन लेना हो या कोई बात करनी हो, तो आप हमारे इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं बच्चों, इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गई कोर्स की बात, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर भी आप चाहें तो मैं आपको कहूंगा कि आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं और कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई को लेकर। और आप सभी को पता है कि मैं क्लास में ज्यादा टाइम खराब नहीं करता, कट टू कट बात करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा प्रमोशन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई जानता भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आरपीएफ एसआई के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, आरपीएफ एसआई 19/12/2018 मॉर्निंग में, यानी 19 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। उसकी मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों एक पेपर यानी क्वेश्चन हमारा हमारा ये आया था। तो दोस्तों ये क्या है, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल परसेंटेज मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 सब्जेक्ट है और चारों को मिलाकर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको टोटल एवरेज टोटल परसेंटेज निकालना है। तो पहला तरीका यह है कि टोटल स्कोर कितना है आपका। तो आप बोलोगे सर 68 नंबर एक में प्राप्त किए, उसके बाद 78 अंक दूसरे में प्राप्त किए, उसके बाद 48 अंक एक में प्राप्त किए और 28 अंक एक में प्राप्त किए। पेपर कुल कितने नंबर का हुआ सर? पेपर नंबर हुआ 80 नंबर का। तो अपना स्पेनिश का हो गया, नहीं फ्रेंच का हो गया, अंग्रेजी का 100 का हुआ, स्पेनिश का 70 का हुआ और उसके बाद जापानी का 50 का हुआ। और गुणा आपको परसेंटेज निकालना है, 100 करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो नंबर को छोटा करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो लो, अगर मैं सिंपल करूंगा तो जोड़ो इसको, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3 9 7 16, 16 और 4 20 और 2 22, तो 222 नंबर आपको मिले हैं। कितने में से? तो जोड़ोगे, ये हो गया 150, 200, 300। तो 300 में से आपको इतने नंबर मिले हैं, गुणा 100 आपको करना है। चलिए, 7 3 सते 21, 3 चौक 12, तो 74% आपका स्कोर आया। ऑप्शन सी इसका बच्चों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष और 629 महिलाएं हैं। यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पर समान है। देख सकते हैं आप कि मेल अगर आपने 629 है, तो बच्चों फीमेल भी क्या है सर? फीमेल भी 629 है, ठीक है। मेल अगर 629 तो फीमेल भी क्या है? 629 है। और आप देख सकते हैं रेशो क्या है इनका, 1:1, यानी मेल और फीमेल का रेशो बच्चों यहाँ पर समान है। सभी कर्मचारियों द्वारा अटेंड किए जाने औसत कॉल प्रतिदिन 72 है। यानी इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो दोनों के मिलाकर 72 कॉल्स अटेंड की जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसतन 72 कॉल अटेंड की जा रही है। यानी आप समझिए इस बात को कि अगर मेल को देखोगे आप, तो मेल अटेंड कर रहा है 72 कॉल। फीमेल का अभी हम देखते हैं क्या है। तो फीमेल का पूछ रहा है आपसे, महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड किए जाने वाले कॉलों की संख्या निकालना है, यानी ये खाली है। और ओवरऑल आपका 72 दिया हुआ है। देखो सभी के द्वारा 72 है,
मेल का 72 है, फीमेल का पता नहीं। पर यहाँ पर संख्या का रेशियो देखोगे ना आप, तो देखो क्वेश्चन में रेशियो लिखा हुआ है 1:1। तो 1:1 कब आएगा? जब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 72 होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है? एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत भार 30 है, बाकी 6 कड़ों का औसत भार 31 है। ठीक है, तो सभी कड़ों का कुल औसत भार क्या होगा? यानी 4 का अलग दे रखा है, 6 का अलग दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे? अगर मैं जैसे बात करूं, समझना इस बात को, भाई पहले 4 कड़े हैं और अगले 6 कड़े हैं, तो इनकी संख्या को काट के छोटा कर लो। जैसे मैंने काटा तो ये 2 कड़े हैं और 3 कड़े हैं, तो इसका मतलब 2 का औसत भार कितना है? 30 है, और अगले वाले का 30 का क्या? 31 है। ठीक है, तो आंसर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। एक चीज तो क्लियर करो, एक चीज सीखो। देखो यहां पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपका एवरेज, एक ग्रुप का एवरेज तो 30 है, दूसरे ग्रुप का एवरेज 31 है, तो आपका जो आंसर होगा 30 और 31 के बीच में होगा। तो ना ये 30-31 के बीच में, ना ये 30-31 के बीच में, ना ये 30-31 के बीच में, आंसर होगा डी। खत्म काम। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट। यानी कई बार आप क्वेश्चन को देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ दे दिया और ये हमारे पास एवरेज दिया। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करोगे? तो देखो सबसे पहले अगर हम समझे इस बात को कि मैं यहां पर अपना क्या मान लूं? एवरेज मान लेता हूं 30 है, तो 30 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, पर ये 30 से ज्यादा है, जी हाँ एक ज्यादा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि 30 से कितना ज्यादा? बेटा एक ज्यादा है। तो आपको नेट एवरेज निकालना है, तो क्या होगा सर? नेट एवरेज निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका है। आप देख सकते हैं कि मैं बोलता हूं कि 30 तो मैंने मान ही लिया, और ये 30 से ज्यादा है नहीं। ये 30 से कितना ज्यादा? एक ज्यादा, 1 × 3। तो 1 × 3 बटे बांटे को किसमें? 2 और 3 5 में। बांटना सब में होता है एवरेज के लिए। तो 30 का 30 और 3/5 यानी 0.6 हमारे पास है, तो आएगा 30.6। जो मैंने आपको बताया वही आंसर आया। जी हाँ बच्चों, तो इसका आंसर क्या आ गया आप देख सकते हैं। सर इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो जो किया वही आंसर निकल कर आया, तो 30.6 इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कि द्रविड़ 350 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना। ठीक है, 350 गिफ्ट बांटने हैं उसको 4 बच्चों में। तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, और चौथे बच्चे के आए गिफ्ट का 4 गुना आपको बोल रहा है। इस बात को, लैंग्वेज को पढ़ना। पहले बच्चे के हिस्से में आए जो गिफ्ट है वो दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है। चलिए तो समझो इस बात को कि सर पहला और दूसरे का रेशियो क्या है? पहले को दूसरे से 2 गुना मिला, तीसरे के हिस्से में आए से 3 गुना। तो पहले और तीसरे का रेशियो अगर आप देखोगे तो यहां पर हो जाएगा 1:1, मतलब 3:1 ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अगर थर्ड को 1 मिला तो ये देखो, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना आपको बोला गया है। तो यहां पर हम बोलेंगे फर्स्ट को, इससे 4 गुना, तो इसको 1 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप देखो यहां पर एक फर्स्ट फर्स्ट तीनों में सेम होना चाहिए, तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना कर लो। तो ये मिला 12:6। यहां इसको अपन ने 4 से गुणा किया तो होगा 12:4, और इसको हमने 3 से गुणा किया तो 12:3। ठीक है, तो आप बोलिए चारों का अनुपात क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर मैं इन चारों का अनुपात निकालूंगा बच्चों तो आएगा 12:6:4:3। तो देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यूज यहां पर लिखी हैं वो क्वेश्चन में काम कर रही कि नहीं कर रही। तो इसको समझिए बच्चों। आप देखो पहले बच्चे को के हिस्से में आया गिफ्ट क्या है? दूसरे का 2 गुना है। क्या 6 का 2 गुना है? 12, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है कि तीसरे का 3 गुना, तो 4 का 3 गुना 12 है, बिल्कुल ठीक है। और चौथे का 4 गुना है, 3 का 4 गुना 12। अब टोटल गिफ्ट हमारे कितने हो गए इस हिसाब से? तो 12 इसको दिए, 6 इसको दिए, 18 और 4 22 और 3 25। तो मेरे हिसाब से 25 गिफ्ट बांटे। 12 और 6 18, 18 और 7 25। तो 25 यूनिट गिफ्ट मेरे हिसाब से बांटे हैं। और क्वेश्चन ने 25 नहीं बोले, क्वेश्चन ने कितने बोले बेटा? 350 गिफ्ट। तो इसका मतलब ये टोटल यूनिट किसके बराबर? 350 गिफ्ट के बराबर है। तो पहले बच्चे के हिस्से में तो 12 यूनिट आए पहले हिस्से में, तो आपको 12 का मान निकालना है। तो 350 बटा 12 25, 12 का मान निकालना, गुणा 12 करोगे तो 25 से काटो, 25 से कम 25, 10 बचा, 25 चौक 100। तो ये हो गया 168 गिफ्ट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? सर इसका मतलब हो गया 168 गिफ्ट मिले हैं किसको? पहले वाले बच्चे को। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को रेशियो की फॉर्म में बांटकर इजी करना था। तो ये रेशियो बनाना जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। अगला क्या है? एक बॉक्स में रखे 63 नोटबुक का औसत क्या है? 6.3 है।
जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तब औसत वजन 6.4 किलोग्राम हो जाता है। तो नई नोटबुक का वजन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझना एक बार आप देखिए 63 नोटबुक्स थे। देखो पहले तो मैं उसको डायरेक्ट मतलब शॉर्ट मेथड से करूं तो मेथड से क्या होगा कि भाई 63 नोटबुक का एवरेज 6.3 है, टोटल निकाल लो 63 गुना 6.3। उसके बाद आप क्या करोगे, जब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब एक बॉक्स में नया नोटबुक रखा जाता है तो नया जब आप रखने की बात कर रहे हो बच्चों तो कितने हो गए 64 हो गए, 63 तो पहले से थे, तो नया एवरेज क्या है 6.4 है। तो 64 का 6.4 से गुणा करके टोटल निकाल लो, उसमें से इसका टोटल निकाल लो और घटा दो, तो यहाँ पर नए वाले का आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो नए वाले का निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि पहले का एवरेज कितना है सर, पहले का एवरेज देखो 6.3 है, तो वो तो नए का होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर सबका 6.4 हो गया, तो वृद्धि कितनी हो रही है 0.1 की वृद्धि हो रही है। और कितने लोगों में वृद्धि 64 लोगों में, तो 63 प्लस 64 लोगों में सब में 0.1 की वृद्धि हुई है। और ये किसका है, ये नई नोटबुक का वजन है। का वजन आपसे है ना, वेट आपसे पूछ रहा है, तो नई का है ये। तो 6.3 हमारे पास है, प्लस इसको गुणा करोगे 6.4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 12.7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। चलिए, तो 12.7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया, आसानी से हमने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, पहले 46% बढ़ाया, मार्कअप किया और उस मार्कअप पे फिर डिस्काउंट दिया 46% का, तो पहले 46% बढ़ा फिर 46% कम भी हो गया, तो बोल रहा है लाभ या हानि। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है, एक ही वैल्यू को जब एक बार बढ़ाकर फिर घटाया जाता है तो हमेशा लॉस होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये आंसर और नहीं है और ये आंसर नहीं है, तो आंसर इन दोनों में से होगा। और आंसर कितना होगा 46 का स्क्वायर बटा 100 होगा। 46 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, सर 46 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 माइनस 4 यानी 16, 25 माइनस 4 यानी 21, 21 16 हमारा यानी 21.16, यानी ऑप्शन डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने की तरीके की बात करें तो जरा समझना बेटा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता, मेरी बात सुनना, तो आपने मार्कअप किया, जी हाँ सर हमने मार्कअप किया, 46% बढ़ा दिया, 146 हो गया। और इस 146 से आपने जब सेल किया तो आपने क्या किया सर, हमने 146% फिर कम कर दिया, तो 46% किस पे कम करोगे 146 पर, तो 146 पे 46% निकालोगे और सॉल्व करोगे तो मान कितना आएगा, तो 146 का, अब वो डायरेक्ट करेंगे हम लोग, बात अलग है। 146 का 46% निकाला और माइनस करोगे तो इसको 46% की 54% कर लो, क्योंकि 46% कम हो गया 54% है ना। तो 146 इंटू 54 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो कैलकुलेशन करते हैं इसकी एक बार। 6 चौक 24 कैरी 2 30 और 16, 4 चौक 16 और 2 18, 18 और 30 48 कैरी 4, 4 एकम 4, 4 4 और 4 8, 8 और 20 28 कैरी 2, ये आ गया 78.84। ठीक है, अब आप जरा देखेंगे इस बात को कि यहां से यहां यानी शुरुआत से लेकर यहां तक आए तो बेटा साफ दिख रही है वैल्यू 21.16 कम हो चुकी है, और कम का मतलब नेगेटिव, यानी इसका मतलब हो गया कि यानी हानि हुई है। तो डायरेक्टली अब जब देखो एक साथ 2%, देखो पहले मार्कअप कर रहे हो, पहले मार्कअप किया, ठीक है, फिर आपने डिस्काउंट दे दिया, तो एक तरह से अगर आप समझोगे तो सक्सेसिव काम ही तो हो रहा है। तो यहां पर एक साथ दो ही चेंज जो हमारे आ रहे हैं एक ही वैल्यू पर आ रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या करते सर, पहले 46 प्लस का हुआ, फिर माइनस 46 हुआ, फिर दोनों को गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 46 गुणा 46 बटा 100, तो डायरेक्ट ये हमने किया था अभी, ये तो कट गया, तो माइनस का 21.16% हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उसकी बिक्री पर 34% की छूट प्रदान करता है। पिछला क्वेश्चन जैसा है, सिमिलर है। अब इसको देखो, उस पर होने वाला कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। अब आपको पता है कि यार यहाँ केस में तो हानि होगी, पर ऑप्शन लाभ हानि नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन चारों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब लाभ हानि से मतलब नहीं है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहले बढ़ाया तो मार्कअप किया तो प्लस का 34%, फिर डिस्काउंट दिया 34%, और दोनों को गुणा करेंगे तो 34 गुणा 34 बटा 100, तो बच्चों आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब 34 का स्क्वायर अगर आपको याद है 1156 होता है, ठीक है। अगर आपको कभी स्क्वायर भी याद नहीं है तो आप हमारे कुछ वीडियोस में हमेशा बनाता रहता हूं, आप देखिए
कि स्क्वायर रूट का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, या डायरेक्टली स्क्वायर नंबर एनालिसिस करना है तो कैसे होगा। देखो जो 34 है ना, ये तो कट गया हमारा। 34 जो है बेस 50, 50 से 16 कम है, और 16 मतलब 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये नंबर जितना कम है ना, बेस से कितना कम है, 16 कम है, 50 से 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256। तो लास्ट में 56 जो आया ना, किस में है 56, सिर्फ इसमें है, तो 1156। तो ये आएगा माइनस का 11.56%, जिसका मतलब हो गया हानि। ये क्या है बच्चों, हानि। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ज्यादा सोचना भी नहीं है आपको। अगला क्या है, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को बदलकर, क्या बोल रहा है, 3:5 कर दिया जाए। ये 3:5 है बच्चों, इस अनुपात को बदलकर क्या कर दिया जाए, 3:5 कर दिया जाए, तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। तो अनुपात को बदलकर आपको, देखो यहां पर इस क्वेश्चन में, यहां पर वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं कि क्या बदलना है क्या नहीं बदलना, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा, यानी पानी को बढ़ाना है, उसको ऐसा कहना है। तो जरा समझना। तो बेटा मिल्क और वाटर का रेशो आपको शुरू में दे रखा है कितना, 3:4। अब 3:4 से आपको 3:5 पे आना है। तो आप मुझे बताइए कि 3:4 से 3:5 पर आएंगे तो मिल्क सेम है, वाटर बढ़ाना है, क्योंकि पानी की अतिरिक्त मात्रा पूछ रहा है। तो आप बताओगे सर यहां पर 4 से 1 बढ़ गया, क्योंकि मिल्क सेम है, क्योंकि मिल्क सेम ही रखना है आपको, मिल्क सेम ही रखना है बच्चों। तो ये लीजिए, तो अतिरिक्त पानी की मात्रा मुझसे पूछ रहा है। तो आप बताओ कि पहले टोटल कितना था, 3 और 4 मिलाकर 7 था टोटल। तो 7 बराबर 84, 7 यूनिट का मान क्या है, 84 लीटर हमारे पास है। तो मुझे 1 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ाया है, तो जो बढ़ाया है उसी का मान पूछ रहा है। तो 84/7, तो 12×7 = 84, यानी 12 लीटर। यानी इसका मतलब बढ़ाया कितना है बेटा, डी, यानी 12 लीटर इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगला है, 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:4 है। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण में, देखो अब ये सेम क्वेश्चन आप देखोगे कि अब एक बार आपने पुराना पेपर देख लिया, देखो 5/1/2019 को आया, ठीक है, और 6/1/2019 को आया हमारे पास आफ्टरनून में। तो यहां पर आप देखो, एक अगर यहां पर मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आया, तो वहां आफ्टरनून की शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन, बस नंबर क्या है, 49 आ गया, वहां 84 था। तो ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, मिल्क और वाटर 3:4, आपको 3:5 बनाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कितना हो गया बेटा, बढ़ गया 1। तो आप बोलेंगे 3:4 से 3:5 हो, तो 1 बढ़ गया हमारे पास, और 1 बढ़ गया, तो टोटल कितना था, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान आपको 49 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान मुझसे पूछ रहा है, तो 49/7, 7 लीटर। अब देखो सेम क्वेश्चन, 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, देखो इसमें भी 3:5 आपको बोला गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, जी हाँ सर, हम कर लेंगे इसको। तो पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो 3:4 से 3:5 हो गया हमारे पास, बढ़ कितना गया, 1 बढ़ गया, टोटल 7 है, 7 का मान कितना, 56। तो 7 यूनिट बराबर 56 लीटर, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ऑप्शन डी। चलिए, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, ये हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। क्या कह रहा है, जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों को, 12% जो है बेटा अनाथालय को, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों को, और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को, सहायता संगठनों को दान करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप समझना इस बात को कि यहाँ पर शेष का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लिखा हुआ। पहले 13% किया, फिर 12% किया तो 25% हो गया, 25 के बाद 14% किया तो 39% हो गया, और 39 के बाद 16% और किया तो 55% हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे 55% वो दान कर चुके हैं। तो शेष राशि कितनी बची, तो बेटा शेष राशि अगर हम देखेंगे, तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 100% माइनस 13% माइनस 12% माइनस का 14% और माइनस का 16%। तो 100% माइनस 55, यानी 45% इसका मान आ गया।
तो 45% जो शेष है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मुझसे पूछा अनाथालय में दान की गई राशि क्या है, तो अनाथालय में कितनी, 12%। अब आप एक काम भी कर सकते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन 12 का मल्टीपल है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, बट अभी हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि भाई ऑर्फनेज स्कीम में कितनी दान की गई, तो अनाथालय को तो 23,455 45% के बराबर है। आपको 12% का मान निकालना है, ठीक है। अनाथालय में 12% था, इसलिए 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 15 बार, 15 से काट लो इसको, 15 एकम 15, 8 बचा, 15×5 = 75, 9 बचा, 15 अरे ये तो नहीं कट रहा पूरा पूरा, 23,455, 455 नहीं 445, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। अब काट के देखते हैं, 15 एकम 15, 8 15, 5×5 = 9, 90 हो गया, 15×6 = 90 और 15×3 = 45। तो इसको आप एक काम करो, इसको 4 कर लो, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। गुणा करेंगे, 4 से 12 कैरी 1, 24 और 25 का 5, कैरी 2, 60 और 2 62, तो 6252 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 6252, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया और सही उत्पादों की संख्या 2047 है, तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर आप बताओ 11% खराब उत्पाद है, तो बताओ सही भाग क्या होगा। तो अगर मैं सही उत्पाद की बात करूं, तो अपने पास हो गया 2047 जो है वो बराबर होगा 89% के, और आपको खराब उत्पादों की संख्या पूछ रहा है 11% का मान। तो बेटा जो भी 11 का मल्टीपल है पहले वहीं से चेक कर लो, जैसे ये 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 11% बोला ना आपको, तो आपको वही चेक करना है। तो जरा देखो, वैसे आप काटोगे इसको, तो यहाँ पर अब काटोगे तो देखो इसको कटेगा, ये पहले 2 बार कट रहा है, 2 बार का मतलब होगा 178, तो 178 को अगर लेस करोगे तो ये 3 बार जाएगा, तो अगर 253। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पर मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा चीजों को समझ लेंगे तब आंसर निकाल लेंगे। मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों की संस्था को, 12% दिव्यांगों की संस्था संस्था को, और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना के लिए मदद के रूप में देता है, ठीक है। शेष 24,570 रुपये प्रति माह वह मासिक रूप से खर्च करने के लिए बैंक में जमा करता है। अच्छा, मासिक खर्च के लिए बेसिक बैंक में जमा कराता है। तो बताओ दिव्यांगों की संस्था को कितनी राशि प्रदान करता है, दिव्यांगों को 12%, तो जो भी 12 का मल्टीपल है वो आंसर होगा। 12 का मल्टीपल का मतलब हुआ कि 3 का और 4 का मल्टीपल, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल, आंसर इन दोनों में है सी और डी में। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, और क्योंकि लगभग नहीं है, पूरा पूरा कट रहा है इसलिए। अब 3 से काट के देखेंगे तो देखो 3 से कट रहा है कि ये कट गया 3 से पूरा पूरा। अगर देखो इसको 6 और 4 10, 8 18, ये नहीं कटेगा, तो आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए। पर कैलकुलेट करके देखो तो बताओ उसके पास बैंक में कितना जमा कराया, तो देखो 14% प्लस 16% प्लस 12% और 13%, तो कुल मिलाओ जोड़ो कितना हो गया, 30 और 25, 55% हो गया, तो वही शेष 45%। तो 24,570 रुपए जो है बच्चों, वो 45% के बराबर है। और मुझे मान निकालना है किसका, मुझे मान निकालना है दिव्यांग यानी 12% का। 45 से काटे क्या, अपन तो वही काटेंगे, 4 15, काटो 15 से, 15 कम 15, ठीक है, 9 बचेगा, 15×6 = 90, 5 बचेगा, 57 हो गया, 15×3 = 45, 15×8 = 120, 8×4 = 32 का 2, कैरी 3, 12 और 3 15 का 5, कैरी 1। ये आंसर में गड़बड़ है। अच्छा एक मिनट, आंसर में गड़बड़ नहीं, गलती यहाँ पे काटने में थी, 16 था ना वो, 15 एकम 15, 9 बच 90 और 15 है ना, 6 बार जाएगा, हाँ जी, 64 और 1 65, तो अगर 6,552, तो ऑप्शन सी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस रख के करोगे तो आंसर निकल गया। देखो सिमिलर क्वेश्चन आपके लगातार पूछे गए,
एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसने कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। सही उत्पादों की संख्या 4984 है। तो खराब उत्पादों की संख्या यानी 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल 11 नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। देखो एक बार, 4984 जो है बच्चों वो 89% के बराबर है, और आपको मान निकालना है 11% का, क्योंकि 11% अगर खराब है तो इसका मतलब बचेगा कितना सर, 11% खराब है तो 89% सही निकलेगा, 89%। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कटेगा क्या ये? देखो ये कटना चाहिए अपने पास 5 बार, 40, 45, ठीक है, फिर 6 बार, 6 1 6, तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, तो क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि एसआई का पेपर हो या कांस्टेबल का पेपर हो, इजी पेपर पूछे जाते हैं, टिपिकल कुछ नहीं आता। बस स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाने और चौड़ाई 4% घटाने का निर्णय लिया, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। अब एक बार बताओ, बोर्ड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी बोर्ड कैसा होता है, आयताकार, आयत की लंबाई चौड़ाई का परिवर्तन बोला है, तो क्षेत्रफल अगर अपन बात करें तो यहां पर क्षेत्रफल जो है लंबाई चौड़ाई पर डिपेंडेंट होगा। तो आप देखिए लंबाई में 4% की वृद्धि करिए तो प्लस का 4, चौड़ाई में 4 की कमी करिए माइनस का 4, और दोनों को गुणा करेंगे 4 गुणा 4 बटा 16 आप 100 करेंगे, तो ये तो 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस का 16 यानी 16 बटा यानी माइनस का 16 बटा 100 यानी पॉइंट। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो कमी आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर कितनी कमी आएगी, ये आ गया माइनस का, तो कमी आ गई सी। अगला है ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, टर्लिन फ्रेंच में 80 में से 65 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 75 अंक, स्पेनिश में 70 में से 45 अंक और जापानी में 50 में से 25 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों को परसेंटेज पूछ रहा है। टोटल स्कोर कितना है उसका, सर 65 उसने स्कोर किया फ्रेंच में, 75 उसने स्कोर किया अंग्रेजी में, 45 उसने स्कोर किया स्पेनिश में और 25 स्कोर किया उसमें जापानी में। ये लैंग्वेज को टोटल स्कोर कितना हुआ उसका, तो जोड़ोगे 60 70 130, 130 और 60 190 है ना, 130 और 60 90, 200 210। टोटल पेपर कितने नंबर का है, 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 50, जोड़िए इसको 180 250 300, तो साफ दिखा 70% आ गया, तो 210 नंबर लाया है वो 300 में से, ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, तो 70% इसका राइट आंसर हो गया। अगला, सिमिलर क्वेश्चन बार बार पूछे जाए गए हैं, यानी अगर हमारा पेशेंस हमारे पास है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो 11% का मान पूछेगा, खराब उत्पादों की संख्या 11, तो 11 का मतलब मल्टीपल 11 का कौन सा है, देखो अब 7 और 5 12 माइनस 1 11 हो गया, यानी ऑप्शन सी तो है, 13 माइनस 2 11, यानी ऑप्शन यहां पर हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास है, तो हो गया 5785 जो है वो किसका मल्टीपल है बेटा, 89 का, क्योंकि 89% सही उत्पाद है जिसका मान दे रखा है 5785 और आपको 11% का मान निकालना है। तो यहां पर देखो आप कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार तो जाएगा क्या, 6 बार जाना चाहिए, तो 89 गुणा 6, 6 नाम 54 कैरी 5 48 और 5 53, ठीक है, 6 नाम 54 कैरी 5 48 5 53, तो 6 बार तो एक चला गया, तो 578 में से लेस किया तो 8 तो 4 ये बचा, 4 ये बचा और 5 बार चला गया, और लास्ट में का 5 दोनों ऑप्शन में है, तो आप देखोगे इसका 5 का 5, 5 और 6 11 का 1 715, ऑप्शन सी। विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72, 100 में से 91, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 73 63। अभी देखो मैं आपको कहना एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आप आगे देखेंगे इसमें और डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए वो बताऊंगा, तो आप ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है क्योंकि इसमें लगभग 70 एक क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आप ये शुरू के क्वेश्चन देखकर आप स्पीड बढ़ाकर जरूर देखेंगे, आपको पता है कि आप हमेशा रिकॉर्डेड सेशन को डालने का फायदा भी यही है कि स्पीड बढ़ा के दिखाया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप बोलोगे सर क्यों ही करा रहे हो, हम अपने आप ही कर लेंगे, तो आप इसको क्या करोगे, देखो 72 उसने प्राप्त किए किसमें फ्रेंच में, 91 प्राप्त किए अंग्रेजी में, स्पेनिश में 63 और 44 इसमें, तो जोड़ो इसको टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 1 10 और 9 7 17 और 6 23
17 और 6 23, 23 और 4 27, कितने में से 80 नंबर का पेपर ये था, 100 नंबर का पेपर इसमें था, 70 नंबर का पेपर इसमें था और 50 नंबर का पेपर इसमें था। तो आप देखोगे टोटल कितना हुआ, 150, 200, 300। तो 300 में से आपने प्राप्त की 270, तो 70 300 में से लाओगे तो बेटा कितना परसेंट नंबर आया, तो आप बोलोगे सर 90% नंबर आया। क्या आया, डी इसका राइट आंसर हो गया, 90%। अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 37% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री में 37% की छूट रखता है। अब देखो पहले 37% बढ़ाया, फिर 37% कम किया, तो यहां पर वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी लाभ या हानि, हानि होगा, तो लाभ तो होगा नहीं। अब हानि जो होगा वो 37 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर सीधा सीधा आप समझ लीजिए इस बात को कि ऐसा क्वेश्चन हो तो हानि करना है आपको। हानि किसका, 37 का स्क्वायर बटा 100% आपको करना है। आप एक्स वाई वाले फॉर्मूले से करेंगे तो पहला 37% प्लस का है, अगला 37% माइनस का है, जो आपस में कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो सिर्फ ये बचेगा अपने पास। तो 37 का स्क्वायर मतलब देखोगे 13 कम है, 13 मतलब 69, क्योंकि 13 जो है इसका स्क्वायर 169 होता है, तो ये हो गया 13.69%। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बिनॉय और, अच्छा दूसरा नाम अलग है वो, बिनॉय और ये लिखा हुआ है सेरो, सी साइलेंट होगा, कसेरो ऐसे कुछ है। 1000 किलोमीटर इज 15:16। तो मुझे बोला 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनोय और उसके बाद लगने समय का अनुपात। अब यहां पर आप देखिए 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब समय का अनुपात ये दे रखा है, तो बेटा टाइम का रेशियो अगर 15:16 है तो ये ध्यान रखिएगा, स्पीड का रेशियो अगर डिस्टेंस कॉमन है तो उल्टा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कॉमन है, डिस्टेंस सेम है, अगर आप मेथड से करना चाहें तो मेथड से भी कर सकते हैं। मान लो इनका समय अपने पास जो है वो है 15x इसका समय है और 16x उसका समय है, तो चाल क्या होगी, दूरी बटा चाल, तो दूरी 1000 बटा समय, दूरी 1000 बटा 16x, तो 1000 से 1000 कट गया, एक्स एक्स कट जाएगा, बटे में है, तो अभी 1/15 अनुपात 1/16। डायरेक्ट क्या करोगे, इसको 16:15 लिखोगे। क्यों, तो डायरेक्टली क्या करोगे, अगर मैंने बोला डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो देखो टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर स्पीड का रेशियो निकालना है, तो टाइम का रेशियो क्या है, 15:16, तो उसका 16:15 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, एक व्यक्ति एक संभाव त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर एक संभाव त्रिभुज की बात कर रहा है, तो तीनों भुजाएं आपके पास बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो एक को उसने तय किया 20 की चाल से, एक को चल तय किया उसे 24 की चाल से, और एक को तय किया उसे 30 की चाल से। अब अगर एक चीज बताऊं मैं आपको, समभुजाकार आपका मैदान है, तो तीनों भुजाएं क्या होंगी बेटा, यहाँ पर संभव संभव त्रिभुज का है ना, तो यहाँ पर तीनों भुजाएं समान होंगी। तो आप देखो एक काम करो, हर भुजा की दूरी लंबाई मान लो, तो ऐसी लंबाई मान लो जो कि 20, 24 और 30 से कट जाए। तो मैंने अज्यूम किया 120 किलोमीटर। अब ये क्यों अज्यूम किया, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर एवरेज स्पीड आपको पूछे और आपके पास तीन अलग अलग हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल तय, टोटल डिस्टेंस, कुल तय दूरी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो आपने कवर किया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समझना इस बात को कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो पहले आपने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर आगे भी 120 कवर कर किया, और उसके बाद भी 120 कवर किया। कहां से कवर किया, अरे पहला डिस्टेंस 120 कवर किया, अगली भुजा में 120, उससे अगली भुजा में 120, और आपने टाइम अब निकाला, तो पहले 120 को कवर करने में आपकी इसकी चाल क्या थी, 30 की चाल थी। अगली बार 120 को कवर करने में आपकी चाल क्या थी, सर 20 की चाल थी। एक बार 120 को कवर करने में चाल क्या थी, 24 की चाल थी। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास 3 × 120, नीचे 120 कॉमन आ जाएगा चाहो तो, बट मत लाओ कॉमन, काट दो उसको। ये कट गया 4, ये कट गया 6, कट गया 5, 4 बार 6 घंटे, 5 घंटे, तो कुल मिला के होगा 3 × 120 बटा 15, 8 बार 8 × 24,
तो एवरेज स्पीड क्या आ गई उसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को। तो अब देखो, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। पहले परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे थे, प्रॉफिट लॉस पे आ रहे थे। अब हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस पर आ रहे हैं, ये समय दूरी चाल पर आ रहे हैं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से 9 मिनट की देरी से पहुंचता है, कॉलेज 9 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 24 की चाल से जाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल से और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करो। अच्छा एक बार बताओ, दोनों केस में हॉस्टल से कॉलेज जा रहा है, पहले केस में भी हॉस्टल से कॉलेज, दूसरे केस में भी हॉस्टल से कॉलेज जा रहा है। तो अगर दो केस में अगर आप देख रहे हैं कि दोनों में दूरी समान है, तो दूरी कांस्टेंट, तो स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो 20:24। किसका रेशियो है ये? स्पीड का 20:24। यानी अगर मैं बोलूं तो ये हो गया 5:6 स्पीड का रेशियो है। 4 से काटा तो टाइम का रेशियो क्या होगा बेटा? 6:5। यानी पहले अगर 6 टाइम लगता तो अब 5 टाइम लग रहा है। तो दोनों टाइम के बीच का अंतर क्या है वो देखो। तो आप बोलोगे सर दोनों टाइम के बीच का अंतर 1 यूनिट है हमारे हिसाब से। कितना है? 1 यूनिट हमारे हिसाब से। तो आपको एक बार बताओ 1 यूनिट का मान कितना है? देखो पहले तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंचता था, नहीं देरी से पहुंचता था, लेट पहुंचा था, तो 9 मिनट बढ़ गए। अब की बार वो 8 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो एक बार आप पीछे जा रहे हैं, एक बार आप आगे जा रहे हैं। एक्यूरेट टाइम से 9 मिनट देरी का मतलब 9 मिनट लेट चले गए, और एक बार 8 मिनट जल्दी मतलब पहले आ गए। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 9 और 8 का मिलाकर 17 अंतर हो गया। तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान हमारे सबसे अंतर 1 यूनिट है, और वहां अंतर कितना है? 17 यूनिट, यानी 17 मिनट। इसका मतलब अब देखो, अगर आप 20 की चाल से जा रहे हो तो 6 यूनिट टाइम ले रहे हो आप, तो 6 यूनिट का मान निकालो टाइम का। तो आप बताओगे 17 गुणा 6 यानी 102 मिनट। इसका मतलब अगर अगर बच्चों आप 20 की चाल से चल रहे हो तो 102 मिनट में आप पहुंचेंगे। तो डिस्टेंस मुझसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड यानी 20 गुणा टाइम कितना है? टाइम 102 मिनट है। ये मिनट है तो उसको घंटे में बदलो, 60 से भाग लगा दो। तो ये देखो 3 बार ये कट गया, तो 34 किलोमीटर इसका सही आंसर हो गया। और ये सबसे आसान तरीका होता है, बिना दूरी माने आप इसको कर सकते हैं। दूरी मान के भी कर सकते हैं, बट ये सबसे इजीएस्ट वे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 11 मिनट देरी से पहुंचता है, और वह 30 की चाल से चले तो साइकिल चलाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, हॉस्टल से कॉलेज की दूरी पूछ रहा है। पहले 24 की चाल से गया, अब 30 की चाल से गया। तो दोनों चालों में बच्चों डिफरेंस कितना, रेशो क्या है? तो स्पीड का रेशो आप देखोगे 24:30। तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 से काटा 4:5। तो टाइम का रेशो आएगा बेटा 5:4, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहां पर समय का अंतर कितना आया? 1 यूनिट का। और यहां पर 11 और 8 मिलाकर 19 मिनट का। तो इसका मतलब 1 यूनिट पिछले क्वेश्चन जैसा है ना। समय का अंतराल मेरे हिसाब से 1 यूनिट है, और क्वेश्चन में 19 मिनट आपको बोला है, क्योंकि आप एक्यूरेट टाइम से 11 मिनट देरी से पहुंचे, यानी बढ़ाकर। और एक्यूरेट टाइम से अगर आप 8 मिनट जल्दी पहुंचे, तो दोनों टाइम के बीच का जो गैप आया, इनके दोनों टाइम का बीच का गैप 1 यूनिट, उनके दोनों टाइम का बीच का गैप क्या है बेटा? 19 मिनट। तो आपको 5 का मान निकालना है। क्यों निकालना है 5 का मान? निकाल लो, पता चल जाएगा आपको भी। क्योंकि 24 की चाल से गया है तो 5 टाइम से पहुंच रहा है वो। तो 19 गुणा 5 यानी 95 मिनट लग रहे हैं उसको। यानी उसका वास्तविक टाइम अगर 24 की चाल से गया तो 95 मिनट लग रहे हैं उसको। तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होगा बच्चों? चाल कितनी है? 24, समय 95 मिनट, मिनट मतलब बटे 60। तो इससे काटा 12 से काटा 2 बार, 12 से काटा 5 बार, 5 से काटा 19 बार, तो 19 दूनी 38 किलोमीटर। ठीक है। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरो और डेविड के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 13:21 है। उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? दूरी समान है, ये अनुपात दे रखा है समय का, तो चाल का अनुपात उल्टा होगा 21:13। ऑप्शन ए। चाल का देता, इस समय का पूछता तो उसका उल्टा हो जाता। तो एक दूसरे के उल्टे ही रहेंगे वो। एक व्यक्ति संभव त्रिभुजाकार क्षेत्र के किनारे 36, 30 और 45 की गति से यात्रा करके करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ये अभी किया था। तो दूरी मान लो इन तीनों की। तो अगर 36, 30 और 45 का लघुत्तम नहीं तो 180 आएगा। तो 180 किलोमीटर इसका डिस्टेंस मान लो, 180 किलोमीटर इसका डिस्टेंस मान लो, 180 किलोमीटर इसका डिस्टेंस मान लो। यहां पर चाल 36 है, तो समय निकाल सकते हो। तो इसका टाइम निकालो, T1 बोल दूं,
तो 180/36, अब यहीं सॉल्व कर लूँ, कितने 5 घंटे, यहाँ T2 टाइम निकालो, 180/30 6 घंटे, और 180/45 4 घंटे। ठीक है, ये T3 टाइम आ गया। तो अब मुझे क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 180 3 बार, तीनों भुजाओं का निकालना है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता ही दिया था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 घंटे, 6 घंटे और 4 घंटे, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 15, तो आएगा 36 kmph। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। बताइए, सोचिए क्या सही है कि गलत है, समझ आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ट्रेन आ गई हमारे पास। अब देखो सब तरह के क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे का एग्जाम और ट्रेन के क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या कह रहा है, 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 61 सेकंड का समय लेती है। 408 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में ट्रेन 61 सेकंड का समय ले रही है। ये 61 सेकंड जो लिया ना उसने, 408 को तो पुल को पार किया ही किया है, खुद की लंबाई भी ट्रेवल करी है। पुल जब भी ट्रेन किसी भी चीज को ट्रेवल करती है तो पहले खुद की लंबाई तो ट्रेवल करती ही करती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को, साइन बोर्ड की कोई लंबाई नहीं होती, साइन बोर्ड एक केवल लाइन है, उसको क्रॉस करने में 27 सेकंड लेती है। अब इस साइन बोर्ड का मतलब पता है क्या है, ये है इसका मतलब एक लाइन को, लाइन का मतलब खुद की लंबाई को क्रॉस करने में कितना सेकंड ले रही है, 27 सेकंड ले रही है। तो समझना इस बात को, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो चाल हो गई, देखो समझना इस बात को कि रेलगाड़ी 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय कितना लेती है। भाई अगर 61 सेकंड में तो वो क्या कर रही है सर, 61 सेकंड में वो 408 को भी पार कर रही है, खुद की लंबाई भी ट्रेवल कर रही है, और 27 सेकंड में वो खुद की लंबाई ट्रेवल कर ली। तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा 61 - 27, उसमें केवल 408 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है वो। तो 408 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 408 डिवाइडेड बाय अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास 34, और देखो भाग जा रहा है क्या, 34 से कम 34, 34 दूनी 68, तो ये आ गई मीटर पर सेकंड, उसकी चाल आ गई, किसकी, ट्रेन की चाल आ गई। अब खुद की लंबाई कितने समय में ट्रेवल कर रही है, 27 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। खुद की लंबाई 27 सेकंड में अगर वो ट्रेवल कर रही है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब उसकी जो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ आएगी, तो खुद की लंबाई को वो 27 सेकंड में 12 की चाल से 27 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। तो 12 × 7 = 84 का 4 कैरी 8, 24 और 8 32, तो 324 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से, हॉस्टल से कॉलेज को जाता है और 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी याद कीजिए। इस वीडियो को एक बार पॉज करिए, इसको ट्राई करके देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, रुक जाइए, वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूं। तो स्पीड डिस्टेंस कॉमन है, मतलब सेम है, 15 की चाल और बाद में 20 की चाल, तो अनुपात आ गया 3:4। चाल का अनुपात 3:4 है, तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा। अरे सर 4:3 कर दो ना इसको। समय का अंतर आया 1 यूनिट, मेरे हिसाब से 1 यूनिट को मेरे हिसाब से आया, तो क्वेश्चन में कितना है सर, मेरे हिसाब से 1 यूनिट है, तो क्वेश्चन में 4.5 और 4.5 मिलाकर 9 मिनट हुआ। 1 यूनिट बराबर 9 मिनट हुआ, तो बताओ 4 यूनिट का मान, क्योंकि अगर वो 15 की चाल से जा रहा है, वैसे आप चाहो ना इसकी जगह इसका भी निकाल सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। इसको निकालोगे तो इससे गुणा करोगे, इसको निकालोगे इससे गुणा करोगे, क्योंकि इस समय में इस चाल से समय ये लिया, इस चाल से समय ये लिया, तो 9 × 36 मिनट। तो यहां पर दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 15, समय 36, मिनट है, तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए अपन को कन्वर्ट करें घंटे में, 4, तो आ गया 9 किलोमीटर। सी इसका सही जवाब है। हाँ, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां अवेलेबल हो जाएगी आपको। एक ट्रेन 204 मीटर लंबे पुल को 57 सेकंड में पार करती है। यदि वही रेलगाड़ी सिग्नल बोर्ड को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। तो पहले रेलगाड़ी की चाल निकालोगे। अब देखो रेलगाड़ी ने जब 204 मीटर लंबे पुल को पार किया तो खुद की लंबाई भी तय करी, तो उसने दोनों चीजों को तय करने में कितना समय लिया, 57 सेकंड। लेकिन जब वो सिग्नल को पार कर रही है तो केवल उसको समय कितना लग रहा है, 23 सेकंड। और 23 सेकंड का मतलब खुद की चाल, मतलब खुद की लंबाई को ही ट्रेवल करना, खुद की लंबाई को ही ट्रेवल करना।
तो उसने 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय कितना लिया? तो खुद को पार करी 23 सेकंड में और मिलाकर पार करी 57 सेकंड में। तो 57 माइनस 23, यहां से चाल निकाल लेंगे। मैं दोनों चीज सिखा रहा हूं, एक और तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अभी। घटाओगे तो ये आएगा 34, ये आ रहा है ना, 6 बार जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ का 6 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ गई। तो आपको पूछ रहा है लंबाई, तो लेंथ कैसे निकालोगे आप? 23 सेकंड में 6 की चाल से चलेगा, 6×3 = 18 का 8 कैरी 1, 12 और 1 13, 138 मीटर। अच्छा एक और चीज मैंने कहा ना, एक और तरीका से अब 23 सेकंड में खुद की लंबाई ट्रेवल कर रही है, जबकि डिफरेंस कितना है 34 सेकंड में। तो आप ऐसे पढ़ो, जो मैंने लिखा है ना चाल, उसको ऐसे लिख दो कि 34 सेकंड में वो कितना चल रही है। सर सेकंड 34 सेकंड में वो चल रही 204 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 204/34। तो ये देखो तो वापस से 6 आ गया, 6 आ गया। और आपको कितना पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है बेटा 23 सेकंड का, क्योंकि 23 सेकंड में खुद की लंबाई ट्रेवल कर रही है। 23 × 6 138, तो इसका मतलब आंसर यही आएगा। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, और ये जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ आपको इसमें पैटर्न क्लियर करना होता है कि क्या इसमें आपको बोला जा रहा है, ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है। शीला अपनी सामान्य चाल के 20/21वें की गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक तय कर पाती है, अधिक में तय कर पाती है। तो निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय की गणना करें। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, बाकी तरीका हमारा वही रहने वाला है। देखो क्या कह रहा है, सामान्य गति के 20/21, यानी 21 पहले थी तो अब 20 में चल रही है। तो अगर आप अपनी गति बदलेंगे और गति देखो आप 21 से 20 पर आए तो गति कम कर रहे हैं, तो समय बढ़ना चाहिए। और देखो समय, क्योंकि यहां पर देखो अपनी सामान्य गति के इससे चलकर एक निश्चित दूरी का मतलब फिक्स दूरी, पहले जो ट्रेवल कर रहे थे अब उसी को आप दोबारा ट्रेवल कर रहे हैं, उसी वजह से आपको 6 मिनट का समय अधिक लग रहा है आपका। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। तो बेटा स्पीड का रेशियो क्या हो गया? सर पहले 21 था तो अब 20 हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? कट तो रहा नहीं है, तो सर टाइम का रेशियो 20 से 21 हो जाएगा। तो अब देखिए समय कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। यानी पहले अगर आप 20 यूनिट चल रहे थे तो अब 21 यूनिट, मतलब पहले 20 समय लेते थे अब 21 समय लेते हो। तो 1 यूनिट का मान 6 मिनट आपको दिया गया है। तो मुझसे पूछ रहा है बताइए कि 20 यूनिट का मान, और आपको ऑप्शन में मिनट ही पूछ रहा है, तो 20 × 6 120 मिनट। अब आप किसका मतलब आप इस बार 126 मिनट ले रहे हो, पर आपसे अब का नहीं पूछा, सामान्य समय पूछा है। लिखा ना सामान्य समय 120। अगला है, एक व्यक्ति छात्रावास से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है, फिर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अब आप करोगे, फिर से वीडियो को पॉज करिए। अब आप हर क्वेश्चन के बाद जब आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखे तो आप खुद कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके देखने की और पेन चलाने की। बिना पेन चलाए तो आप कर ही नहीं सकते, मैं आपको कह रहा हूं। मतलब बिना पेन चलाए करने का मतलब ये कर तो सकते हो, पर प्रैक्टिस करने के बाद जब सीख जाए अच्छे से तब करिए। तो स्पीड का रेशियो क्या है? पहले 45 था, अब कितना स्पीड का रेशियो? 60। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो 3:4 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों? 4:3, क्योंकि दूरी समान है तो समय का अनुपात और चाल का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो समय कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। तो 1 यूनिट का मान 9 मिनट आपको दे रखा है। देखो 5 मिनट देरी से 4 मिनट जल्दी, तो 1 यूनिट जो है आपका फर्क आया, अंतर 1 यूनिट का, और वहां पे 9 मिनट का अंतर है। और अब आगे देखेंगे, 1 यूनिट का मान 9 मिनट है, तो बताओ 4 यूनिट का मान क्या होगा? सर 4 यूनिट का मान अगर मैं निकालूंगा तो 9 चौक 36 मिनट। तो दूरी निकाल लो, 4 यूनिट वाले में चाल कितनी है? 45, समय 36 मिनट, तो 36/60, 3 4 4 से काटा 9 बार, 27 किलोमीटर। एक व्यक्ति एक त्रिभुजाकार मैदान के किनारे के साथ 12, 24 और 20 की चाल से यात्रा करता है, तो औसत गति ज्ञात करो। चलो ट्राइंगल ही बना लेते हैं अब। बारह बीस 12 24 और 20, इन तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा है? तीनों से कटने वाला नंबर 120 है। तो 120 की दूरी मान लो आप,
120 किलोमीटर की दूरी है और मैं टाइम निकाल के अंदर लिख देता हूं उसका, है ना। 120 को 12 से गए तो 10 घंटे लगेंगे, 24 से गए तो 5 घंटे लगेंगे और 20 से गए तो 6 घंटे लगेंगे। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। पता नहीं कैसे निकाला ये, 10, 5 और 6, 120 किलोमीटर की दूरी को 10-12 की चाल से गए तो भाग लगाते हैं समय निकालने के लिए, है ना। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 3 गुणा 120, 120 का डिस्टेंस 3 बार ट्रेवल किया, एक बार समय लगा आपको 10 घंटे का, एक बार 5 घंटे, एक बार 6 घंटे का, टोटल 21 घंटे हो गए। तो 3 गुणा 120 बटा 21 कट गया 7 बार, तो 120 में 7 का भाग लगाया, 17 सत्ते 7 का भाग लगाया ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग। 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7, 5 बचा, सही है दूरी। 120 को अगर मैं 12 की चाल से गया 10 घंटे, 120 को अगर मैं 24 की चाल से गया तो 5 घंटे, और 120 को अगर मैं 20 की चाल से गया तो 6 घंटे। 15 और 6 21, 3 से 21 काटा 7 बार। भाई अगर क्वेश्चन एग्जाम में यही आया, 3 गुणा 120, अ मैन ट्रेवल्स अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल फील्ड स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। 20, 12, 13, 14, 15, 7 से काटूंगा तो 17 बार जाना चाहिए यार। 10, 5, 6, 11 और 10 21, ठीक है कोई नहीं, हम तो अपना आंसर निकालते हैं 7, तो 17 बार, 17.33 आंसर आना चाहिए। तो इसमें या तो कोई आंसर अपना 17 है होगा, कर लेते हैं इसको एक बार। हम तो अपने आंसर बना देते हैं सही, कभी कभी नहीं होते तो। क्या कह रहा है, एक ट्रेन 238 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है, पिछले क्वेश्चन की भांति आ गया। और वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को 17 सेकंड में पार करती है। पोज करो, करो क्वेश्चन को ट्राई, और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेन की सबसे पहले स्पीड निकाली जाएगी। तो ट्रेन जो 238 मीटर लंबा हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में समय कितना लिया, 51 में तो दोनों पार कर रही है, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और 17 में खुद की लंबाई, तो 51 माइनस 17 यानी 34। तो 238 डिवाइडेड बाय 34 करोगे, 6 बार जा रहा है क्या, छह बार, 51 में 17, 34 ही बचेगा। तो ये आ गई स्पीड, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, कटेगा तो वैसे तो पूरा जा नहीं रहा मेरे ख्याल से। 17 एकम 17, हाँ जा रहा है यार। 7 बार जा रहा है, 6 बार नहीं जा रहा, सॉरी, 7 बार जाएगा। 7 मीटर पर सेकंड चाल आ गई, 119 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, तो 17 सेकंड में 7 की चाल से 119 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मैं 6 बार काट रहा हूँ, बार बार 7 बार कट रहा है वो, तो सीधा सीधा कट तो पूरा रहा था। एक आदमी साइकिल पर हॉस्टल से कॉलेज 15 की चाल से गया तो 2 मिनट देरी से पहुंचा, और साइकिल से अगर 20 की चाल से दौड़ता है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए, तो यहाँ पर तो सोचना ही नहीं हमें। तो पहले 15 की चाल से गया, अब वो 20 की चाल से जाएगा, तो यहाँ पर चाल का अनुपात आएगा 3:4। और ये अगर स्पीड का रेशो है बच्चों, तो टाइम का रेशो क्या आएगा सर, 4:3 आएगा। टाइम यहाँ पर 4 से 3 हुआ तो कम हो गया 1, तो 1 यूनिट का मान आपको बोला गया है। सर 1 यूनिट का मान आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 2 मिनट कम और 2 मिनट ज़्यादा, तो होगा 4 मिनट। तो 1 यूनिट का मान 4 मिनट हुआ, तो 4 यूनिट का मान निकाल लो, 4 चौक 16 यूनिट, मतलब 16 मिनट। अब बताओ, आपको चाल है 15 की, तो दूरी पूछ रहा है, 15 की चाल 16 मिनट में 16/60, तो आएगा 4 किलोमीटर। तो आएगा 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में 52 सेकंड का समय लिया जाता है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में
18 सेकंड समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो पहले ट्रेन की चाल निकाल लो। चाल भी पूछता है, यहाँ तो लंबाई पूछ रहा है बार बार। तो 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में, अब देखो वापस से 34 आ गया, ये क्वेश्चन फिक्स है देखो। अब 34 आया तो 204/34 अगर आप करोगे तो आएगा बेटा 6 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अब तो 6 बार चला गया। अब उसके बाद बात करें, अगर हम देखें आगे तो लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई यानी 18 सेकंड में 6 की चाल से 108 मीटर की लंबाई ट्रेवल होगी, और वो खुद की लंबाई ट्रेवल करेगा, है ना। फिक्स है ना क्वेश्चन, है ना। तो फिक्स क्वेश्चनों को देखो कितना आसानी से हम कर सकते हैं। एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 में बेचने पर हुए लाभ का 60% है। ये क्वेश्चन जरूर नया आपके सामने है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सीपी का सीपी, यहां से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा में बेचा 775 में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और इससे कम गया तो 535 में बेचा तो लॉस हो रहा है। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, 535 में बेचने पर हुई हानि लाभ का 60% है। तो लाभ अगर आपको मान लो x रुपए होता तो हानि कितनी होती, 60/100x हमारी हानि होती। ठीक है ना बच्चों। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो इन दोनों के योग के बराबर है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो इन दोनों के योग के बराबर है, क्योंकि एक्स का 60% निकाल लिया, ये हानि हो गई और ये लाभ हो गया। तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का अंतर, अब देखो यहां पर हो गया 160x/100, ये इन दोनों का योग हो गया क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है। और 75 में से 35 गया तो 40, यानी 240। तो एक्स का मान आ गया 240 गुणा 100/160। तो 8 से काटा 3 बार, 8 से काटा 2 बार, 2 से काटा 50 बार, 50 दिया 150। तो एक्स का मान आ गया 150 रुपए। तो 150 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मुझसे सीपी पूछे तो देखो अब ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है 775 रुपए, इसमें से 150 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसको निकाल दो। तो आप करोगे 625 रुपए, हमारा आंसर आ गया। तो क्या आया, ए। 625 रुपए इसका राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा सीपी हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करिए, आपके आंसर निकल के आएंगे आसान तरीके से। यानी आपको कहीं भी डरने की नीड है ही नहीं, यानी आप चीज़ों को सीखेंगे तो आंसर आपके निकल कर आएंगे। अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 2763 में रुपए में बेचकर 12.5% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु की मूल कीमत की आधी कीमत की गणना करें। मूल कीमत निकालो, यानी पहले सीपी निकालो। सबसे पहले 12.5% का मतलब क्या है, सर 1/8 है। इसका मतलब यह है कि कोई चीज अगर 8 रुपए की है तो उसको आपने 1 रुपए बढ़ाकर 9 रुपए में बेचा। तो सीपी अगर 8 रुपए है तो 1 रुपए पर 9 रुपए में बेचा, तो 9 यूनिट का मान कितना हुआ, 2763 रुपए। 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, कोई 2763 में डिवाइड करोगे 9 का, तो 9 9 सत्ते 63, 307 रुपए। पर मुझसे बोल रहे हैं मूल कीमत की आधी, आधी का मतलब है अगर उसकी कीमत 8 रुपए है तो उसका आधा यानी 4 यूनिट का ही मान निकालना है आपको। सीधा सीधा यही कर लो। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले सीपी निकालेंगे फिर आधा करेंगे, हम तो सीधा 4 यूनिट का मान निकालेंगे। 4 × 307, तो 1228 रुपए हमारे पास आ गया आंसर, ऑप्शन बी। तो लैंग्वेज को पढ़िए, आंसर निकालिए। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 42% की वृद्धि करता है और बिक्री पर 42% की छूट देता है, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हो आप, तो आपको यहाँ पर 42%, 42 का स्क्वायर बटा 100% आपको क्या होगा, लॉस होगा यहाँ पर। तो लॉस आपको देखना है, तो प्रॉफिट वाला आंसर नहीं है, इन दोनों में आंसर होगा। और 42 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने देखो अब इसको समझ लिया, तो आप देख लो कि रेलवे जो आरआरबी है किस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछ रही है। तो पिछले बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन है 18-19 में। 42 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 8 का में तो 8 का स्क्वायर 64, पर दोनों में 64, पर खेल गया एग्जामिनर। तो 1764 स्क्वायर होता है, ना कि 1664 स्क्वायर होता है। कैसे करते हैं, 25 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो बचेगा 1764, तो 17.64% का लॉस हो गया। ठीक। किसी वस्तु को 545 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 775 में बेचने पर हुआ लाभ से 60% अधिक हानि। यहां पर देखो 60% अधिक हानि लिखा हुआ है, और वहां पर क्या लिखा हुआ था देखो, अगर आपके दिमाग में हो ना कि सर वो वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो लाभ का 60% है, केवल 60% है, और यहां पर 60% अधिक हानि आपको बोली गई है। ठीक है, तो अधिक हानि का ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है यहां पर। चलो आगे अगर आप समझते हैं हम लोग, तो बेटा सीपी का सीपी, जब आप उसको बेचने गए किसमें,
हम इसको बेचने गए 785 रुपये में, तो हमें हानि जो है लाभ से ज़्यादा है। तो अगर आपको X रुपये का लाभ हुआ तो आप इसको 785 में बेच रहे हैं, और अगर आप इसको 545 में बेचते हो तो आपको हानि हो रही है। और हानि की एक्स की कितनी है, 60% ज़्यादा, तो 160x/100 की आपको हानि हो रही है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, अंतर जो है बच्चों, इसमें इसको घटाओगे तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो इन दोनों के योग के बराबर है। चाहो तो ऐसे कर लो, इसमें इन दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा, है ना। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 260x/100 हमारे पास जो है वो बराबर है इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 85 में से 45 गया तो 40, तो 240 हमारे पास ये आ गया। नंबर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो 60%, लाभ से 60% अधिक है। लगभग जाएगा कि पूरा जाएगा, क्योंकि 260 को देखकर लग रहा है कि पूरा पूरा कटेगा नहीं। बाकी तो सब ठीक है। अब यहाँ पर 160 होता, देखो मेरे ख्याल से ना 60% ज़्यादा नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में 60, अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन एज इट इज है और 60% ज़्यादा है तो होगा नहीं। क्योंकि एक बार देखो, एक बार अगर मैं केवल 60% लग के करता हूँ ना, मैं भी क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। अगर मैं केवल 60% ही रखता हूँ ना तो सॉल्व होगा। दोनों का 160% हो गया, तो एक्स का मान हो गया 240 गुणा 100/160, तो कट गया हमारा 3/2, 2 से कट गया 50 बार, तो 150 रुपये हमारा एक्स का मान आ गया। और 150 अगर आप घटाओगे तो सीपी का मान क्या होगा बेटा, 785 रुपये हमारा प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस है 150 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो 630 रुपये, नहीं 635 रुपये, तो आंसर आएगा बी। तो यहाँ पर ये अधिक जो वर्ड लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको आप थोड़ा सा सिंपल बनाइए, ये अधिक नहीं है। तो 60%, किसी वस्तु को लाभ से 60% अधिक, लाभ से 60% हानि, इस वस्तु को, किसी वस्तु को 545 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 785 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है। सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है, तो 635 रुपये ही आएगा, वो अधिक नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2736 में बेचता है तो 12.5% का लाभ कमाता है। तो 12.5% का लाभ अगर आप देखोगे तो इसका मतलब हो गया 12.5% का मतलब 1/8 हमारे पास। तो अगर कॉस्ट 8 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपये होगा एक प्रॉफिट के साथ, और 9 यूनिट का मान आपको दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 9 यूनिट का मान अगर आप निकालोगे 2736 रुपये, तो आपको क्रय मूल्य के आधे के बराबर निकालना है, 4 यूनिट का मान निकालना है। नौ 27, 9 × 36, तो 1216 रुपये। अभी आगे एडवांस लेवल भी क्वेश्चन आएंगे। हेलो, अब क्वेश्चन अच्छा आ गया। 4600 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद यह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर मार्केट में निवेश कर दिया तो शेष बची राशि कितनी होगी। तो आप समझिए कि अगर 4600 रुपये को 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, 5 साल बाद निकाल ली गई राशि, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला वो देखो आप। तो अगर हम बोले 4600 रुपये का अगर हम 8% यानी 8×5 = 40% निकाल लें सीधा सीधा, तो लो ब्याज कितना मिला। तो 0 4 से गुणा करो, 6 × 24 का 4 कैरी 2, 1840 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो गया सर, टोटल अमाउंट हो गया 4600 रुपये प्लस 1840 रुपये, तो हो गया 5440, है ना। 54 ही आएगा क्या, 6 × 24 कैरी 2, 4 × 16, आधी राशि शेयर मार्केट में निवेश कर दिया तो शेष बची राशि कितनी होगी। 4600 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए, 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है, और आधी राशि को शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, शेष बची राशि ज्ञात करो। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, 6 × 24 का 4 कैरी 2, अच्छा ये मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ये 6440 रुपये है ना। तो आधी राशि कितनी होगी, 3220 रुपये, ऑप्शन सी।
अपनी कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखें। 6800 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाल ली गई तो कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है। तो बची हुई राशि ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन आ गया हमारा। तो सिंपल इंटरेस्ट 6800 का 8% से 5 साल का ब्याज 40% ब्याज हो गया। चलो 40 से गुणा करो, जीरो कैरी 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 कैरी 3, 24 27। ठीक है, और अमाउंट कितना हो गया? तो 6800 प्लस 2720, 20 रुपये हमारा ये हो गया, 95 हमारा ये हो गया, और आधी राशि का मतलब आधा करोगे तो 94 60, यानी 94 का आधा 47 और 120 का आधा 60, 4760। 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज सदर ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए है। यदि ब्याज की दर 4% है तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। अब अगर आपसे कभी ऐसे पूछा है ना 2 साल के लिए सीआईएसआई का अंतर निकालना है, तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले रेट क्या है? 4%। 4% का मतलब 1/25 है, पहले इसको समझ लीजिए आप। अगर आपकी रेट 4% है उसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल पर पहले साल का ब्याज, जैसे कि हमने बोला 4% है, इस ब्याज पर फिर ब्याज फिर 4% है, और जो मान आएगा ना वो हमेशा सी आई माइनस एस आई आएगा, यानी सी आई माइनस एस आई यानी सी आई एस आई का अंतर ही आएगा। तो आप इसको सीधा करेंगे, क्या करेंगे आप? दोबारा सुनना, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, तो प्रिंसिपल पर ब्याज पहले साल का 1/25, इस ब्याज पर फिर ब्याज 1/25, और अंतर कितना है बेटा? 32 रुपए आपको दिया गया है। ये सीधा 2 साल का अंतर होता है, 3 साल में ऐसा नहीं करते, पर तरीका यही होता है। ठीक है, तो 3 साल का अंतर क्या आ गया और 2 साल का अंतर ये आ गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 32 गुणा 625। ठीक है, अगर मैं इसको 8 से गुणा करूंगा तो 50,000, नहीं 5,000, 5 गुणा 4 20,000 रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज सदर ब्याज का निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त ब्याज के अंतर जो है 36 रुपए। सेम वही क्वेश्चन, अंतर 36 रुपए दे दिया आपको। अब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पी पर पहले साल में 4% यानी 1/25। तो अंतर को आप ऐसे ही निकाले, सबसे बढ़िया तरीका। 2 साल का अंतर जब भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो परसेंटेज को सिंपल बना लीजिए। ये 36 रुपए आपको बोला गया है, तो प्रिंसिपल का मान निकालिए। 36 गुणा 6 तो 25, करो गुणा। 36 गुणा 5 180, कैरी 18, 36 गुनी 72 और 18 90, कैरी 9, 216 और 9 225, 22,500, ऑप्शन डी। अगला देखो क्या है। समान धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त सीआईएसआई का अंतर 40 रुपए है, ब्याज की दर 4% है। तो देखो पिछली बार जितने भी पेपर हुए हैं हमारे, अगर हम बात करें ये इस पेपर को लेकर, तो आरपीएफ एसआई को लेकर यानी फिक्स कोटन पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए। यानी ज्यादा की बात नहीं करता मैं आपसे, पर आप कम से कम उसके पैटर्नों को क्लियर कर लेंगे तो आपको एसआई वाले जो क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई वाले वो क्लियर हो जाएंगे। और कांस्टेबल का वीडियो तो आ ही रहा है आप लोगों के पीछे, इसके पीछे पीछे कांस्टेबल का वीडियो आ रहा है। तो प्रिंसिपल 4% का मतलब 1/25, ये पहले साल का ब्याज, और इसको प्रिंसिपल मान के एक बार और ब्याज निकालो 1/25, तो कितना है वो? 40 रुपए। 625 गुणा 40, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, काफी लोग फॉर्मूले से करते हैं। 0 25 चौक 100 कैरी 1, 25,000 रुपए। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन पैटर्न फिक्स है, ये तो पूछा जाता है आपसे मोस्टली। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में मूल राशि की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह मूल राशि की 64 गुनी हो जाएगी? आपसे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की 2 गुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में यह मूल राशि की 64 गुनी हो जाएगी, मुझसे पूछ रहा है। तो आपको बोल रहा है देखो 3 वर्षों में 2 गुनी, तो सम चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो देखो सीधा सा तरीका, 1 रुपए 3 साल के लिए लगाए गए तो दुगने हो गए, डबल हो गया। कितने साल में? 3 साल में। अब आपको 64 गुना बोल रहा है, 64 गुनी बोल रहा है ना, तो आप ऐसे करते रहिए। फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 का 2 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 का 2 गुना कर लोगे, फिर 16 हो जाएगा, फिर 16 का 2 गुना करोगे 32 हो जाएगा,
32 का 2 गुना करोगे 64 हो जाएगा। और आप देखो हर बार 3 साल लग रहा है, 3 साल, 3 साल, 3 साल, 3 साल, 3 साल, तो आप जोड़ोगे 3, 6, 9, 12, 12, मतलब 3 को कितनी बार, 6 बार, 18 साल हो गए। तो ये तो इस तरीका हो गया, एक तो इसका इस तरीके से कर सकते हैं आप, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। बट फिर भी अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखो, आपको दे रखा है कि 2 की पावर, पहले 2 गुना बोल रहा था, तो उस 2 की पावर कितनी करूं कि 64 आ जाए, तो 2 की पावर 6 बराबर 64 होता है। तो पुराना समय अपने पास जो है, नया समय निकालना है, तो पुराना समय कितना है, 3 है, और उसको इस पावर से गुणा कर दो हमेशा, तो 6×3 = 18 वर्ष। लैंग्वेज वाला ज्यादा बढ़िया है। 1 का 3 गुना, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। कितनी बार, 6 बार आपको ऐसा करना है, और हर बार में आपको 3 घंटे 3 साल लगते हैं, तो आपको सीधा उससे गुणा 6 से गुणा करना है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2 साल के निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपए है। यदि ब्याज 4% प्रतिवर्ष है तो निवेश की गई राशि की गणना करनी है मुझे। प्रिंसिपल पूछ रहा है, सीधा करते हैं पहले प्रिंसिपल का। पहले साल का ब्याज 1/25 क्योंकि 4% है, अगले साल भी 1/25, और वो किसके बराबर, 76 के बराबर। तो प्रिंसिपल निकालना 76 गुणा 625, करो इसको। चलो छोड़ो, आगे लिखेंगे। कभी ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत आए ना तो गुणा तो कर ही सकते हो आप, इसको 10,000/16 लिख सकते हैं हम लोग। 4 से काटा 19 बार, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 2500 बार, 2 0, 25 नाम 225, कैरी 22, 25 और 22 47, तो 47,500। अगला एक क्या लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। अब देखो 3 गुनी हो जाती है 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो बोला कितने वर्षों में मूल राशि की 9 गुनी हो जाएगी। तो बताओ एक बार भाई, 1 रुपए का 4 वर्षों में बोल रहा है 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो गया। अब देखो इस चेन को चलाओ, अपने आप जो पूछा जा रहा है ना वो मिलेगा। 9 गुना पूछा, 9 गुना मिल गया, तो यहां पर 4 साल लग रहे हैं आपको, यहां पर 4 साल लग रहे हैं, तो 9 गुना होने में 4 और 4 8 साल लगेंगे। टोटल टाइम को काउंट कर लो। फिर अंतर वाला क्वेश्चन आ गया, समान राशि पर समान ब्याज दर से, ये सामान नहीं है, समान है वैसे, ये राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ये है 60 रुपए। तो प्रिंसिपल पूछा, रेट भी अभी वही है। देखो क्वेश्चन में आपको कहूं कि फिक्स क्वेश्चन 1/25, तो इसको देखकर आपके मन में लड्डू तो फूटेगा ही फूटेगा कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इनको देखिए घबराना नहीं है आपको कि इतने आसान आसान क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार आसान है तो इस बार आसान तो पूछ सकते हैं, लेकिन टिपिकल भी आ सकते हैं। 25 का 150, कैरी 1, 37,500, ऑप्शन डी। अगला, चलो एक थैले में 12, 13 और 11 रुपए के अनुपात में कुछ में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। 3 तरह के सिक्के हैं जिनके मूल्य 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। पहली बार तो 3, 4, 5 का सिक्का होता नहीं, बट ठीक है इसने बोला है तो मान लेते हैं हम लोग कि 3, 4, 5 रुपए के सिक्के हैं जो कि 12, 13 और 11 के अनुपात में। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 572 रुपए हो तो 3 रुपए के सिक्कों वाले, 3 रुपए वाले मूल्य के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, देखो ₹3, ₹4 और ₹5, इन 3 तरह के सिक्के आपको दिए गए जिनका कुल मूल्य आपको दे रखा है। इनका सिक्कों का संख्या है 12, 13 और 11, इस रूप में आपको दिए गए। तो इसकी टोटल राशि कितनी है, 572 रुपये आपको दी गई है। तो जरा समझना इस बात को। मान लो अगर 3 रुपए के 12 सिक्के हैं तो 36 रुपये आपको इसने दे दिए। आपको सिक्कों का मूल्य जो दे रखा है 3, 4, 5, तो मान लो कि 3 रुपए वाले कितने सिक्के, 12 सिक्के। संख्या आपको इसी रूप में माननी है, तो इसी रूप से मान लो, इसी रूप से कर सकते हो आप आराम से इसको। 4 रुपए वाले 13×4 = 52 रुपये हमारे ये हो गए, 11×5 = 55 रुपये हमारे ये हो गए। तो मेरे हिसाब से कुल राशि कितनी हुई, 6, 2, 8, 5, 13 का 3, कैरी 1, तो ये हो गए 14, 143 रुपये मेरे हिसाब से हो गए। और क्वेश्चन ने कितना बोला है, क्वेश्चन ने बोला 552 रुपये, तो 143 रुपये मैंने माना, वास्तव में 552 रुपये नहीं 572 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 572
बटा 143, क्योंकि ये भी रुपए में माना था मैंने और क्वेश्चन में भी इतना रुपए में दे रखा है। तो ये देखो 4 बार कट गया। तो आपसे पूछ किसका रहा है? 3 रुपए मूल्य वाले। 3 के हैं 12, तो 12 की संख्या निकालो, तो 12 गुणा 4 यानी हो गया 48। ऑप्शन ए 48 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैम, साई और श्री के वेतन का अनुपात 17:9:11। अच्छा 7:9:11, एक में इसमें शायद 2 बार लिख दिया ऑपरेटर ने। अब 7:9:11 है कि सही है कि पता नहीं, 7 है कि 17 है, क्योंकि ऊपर इंग्लिश में सही 7 ही लिखा हुआ है। 7:9:11 है। और ऑर्डर में देखो कि अगर सैम को 7 मिलेगा तो साई को मिलेगा 9 और श्री को मिलेगा 11। और यहाँ बोल रहा है कि श्री को सैम से यानी 11 को 7 से। हाँ तो सही है, वो 17 नहीं है 11 ही है, क्योंकि इस 11 ज़्यादा है 7 से, तो 4 ज़्यादा है। तो 4 यूनिट का मान अनुपात के साथ 320 रुपये दिया है। तो आपको 9 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि साई का पूछ रहा है, साई जो है हमारे पास 9 यूनिट है। तो 320/4 गुणा 9, तो 720 रुपये। 4 से कटा 80। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। गांगुली 450 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के गिफ्ट आए दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दोगुना। मतलब मैं कहूँ कि आरपीएफ वालों ने, आरआरबी वालों ने जिन्होंने पेपर बनाया है ये, उस पेपर में कोई मेहनत करना ही नहीं चाहे इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि बस सिर्फ नाम चेंज कर दिए, वैल्यूज भी थोड़ी सी चेंज की, बाकी सब कुछ सिमिलर टू सिमिलर डाला गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो आप, मैं आपको कह रहा हूँ डेफिनेटली आप इस चीज़ को इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो 450 गिफ्ट जो है 4 बच्चों में बांटे। तो देखो पहला और दूसरे का अनुपात क्या है सर? पहले दूसरे का अनुपात है, यहां पर देख सकते हैं दुगना है। ठीक है। पहला तीसरे का अनुपात आगे वही दे रखा होगा, 3 और 1। तीसरे बच्चे के गिफ्ट का 3 गुना, जैसे हमने पहले भी किया था ना, शुरू में आया था क्वेश्चन। तो ये हो गया 3:1। और पहले और चौथे का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो बच्चों यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है 1, इसका है तो इसका 4 हो गया। सबको 12 बना दो, तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा करेंगे, तो 12:6, 12:4, 12:3 गुणा कर लिया, तो फाइनली आ गया 1, 2, 3, 4। क्या आ गया? 12, 6, 4 और 3। तो यहां पर चौथे बच्चे का पूछ रहा है इस बार। पहले पहले बच्चे का पूछा था ना, तो चौथे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए? तो देखो अब 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। तो यहां पर 25 यूनिट का मान हमारे हिसाब से 450 गिफ्ट है। तो बोला चौथे बच्चे के हिस्से में कितने? 3। 25 तो नहीं, 25 से कम 25, 25 200, तो 54 गिफ्ट्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत रहिएगा, क्योंकि अगर पहले बच्चे का निकालोगे तो एक यूनिट का मान 18 है, तो 18 इंटू 12 करोगे 216 आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर हमारे पास सी है। ठीक है, क्योंकि आपको चौथे बच्चे का पूछा गया था। एक थैले में 12 रुपए 12, 11 और 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। अब देखो वैसे क्वेश्चन अगर 3, 4, 5 मूल्य वाले हैं, सिक्कों का कुल मूल्य 580 रुपए है, तो 3 रुपए के मूल्य सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ₹3, ₹4, ₹5। तो 12, 11 और 13 आपको दिया गया है। ये दिया गया 12, 11 और 13 दे दिया गया मुझे। तो मुझे क्या कह रहा है, इस बात को समझना है, इस बात को। अब मैं मानता हूं 3 रुपए वाले 12 सिक्के तो 36 रुपए हमारे ये हो गए, 4 रुपए वाले 11 तो 44 रुपए हमारे ये हो गए, और 5 रुपए वाले 13 तो 65 रुपए हमारे ये हो गए। टोटल करो कितने हो गए? 15 का 5 कैरी 1, 1 करोगे तो 4 और 4 8 और 6 14, 145 रुपए हमारे हिसाब से हो गए।
और क्वेश्चन में कितना है 580, तो 145 रुपए का वास्तविक मूल्य कितना है बेटा 580 है। तो मुझे 3 का पूछ रहा है, 3 का कितना है 12, तो 12 का मान निकालो, तो 580 बटा 145 गुणा 12, ये 4 बार कट गया 48। मतलब कहें तो आपको अगर ऐसा पेपर अभी पकड़ा दिया जाए तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अब लो, विनोद 400 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना आपको बोला गया। ठीक है, तो पहले और दूसरे बच्चे ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए। अब यहाँ पर पूछा लग रहा है बस, तो रेशो आपको मैं लिख दूं डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन की भांति, है ना। तो ये 12 होगा, तो ये 6 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा, यही बोला है। सबके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली जो पिछले क्वेश्चन में किया था। टोटल कितने हो गए 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का मान आपको दे दिया 400 गिफ्ट्स। तो मुझसे पूछ रहा है पहले दूसरे, तो 12 और 6 18 यूनिट का मान मुझसे पूछ रहा है। अंतर नहीं पूछा, कुल मिलाकर पूछ रहा है। तो 400 बटा 25, 16 गुना 18 288 होता है। बस एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन तो इजी ही आएंगे। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन तो इजी आएंगे, बस परेशान नहीं होना है। एक थैले में 7, 5 और 3 के अनुपात में 3 प्रकार के पुराने सिक्के आपको बोले गए हैं। ठीक है, 7, 5 और 3 के अनुपात में पुराने सिक्के बोले गए हैं। चलो, यदि इनके मूल्य 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए हैं, सिक्कों का कुल मूल्य 392 रुपए, तो 3 रुपए वाले, 4 रुपए वाले और 5 रुपए वाले अनुपात है 7, 5 और 3। टोटल हो गए 7 से 21 रुपए हमारे ये हो गए, 5 चौक 20 रुपए हमारे हो गए, 5 से 15 रुपए हमारे हो गए। तो कुल मिलाकर जोड़ोगे तो हो गया हमारे पास 56 रुपए, जिसका मान किसके बराबर 392 के बराबर। तो 56 रुपए जो है 392 के बराबर है। तो 3 रुपए के मूल्य 7 का मूल्य पूछ रहा है मुझसे, तो 392 अपॉन 56 गुणा 7, ये देखो कट रहा है क्या 7 बार जा रहा है, तो 49 सिक्के हो गए। ये रुपए नहीं है, ध्यान रखना, ये 49 सिक्के हैं। तो ये रुपए में कट गया था वो, तो यूनिट का मान 49 हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, वसीम, विल्सन और विलियम के वेतनों का अनुपात 7, 11 और 9, पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। 7, 11, 9 आपको दे रखा है, और मुझे क्या कह रहा है, यदि विलियम को वसीम से, विलियम कौन है थर्ड वाला, वसीम कौन है फर्स्ट वाला, तो 9 को 7 से अंतर है 2 यूनिट का, 120 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 2 यूनिट का मान 120 रुपए आपको दिया गया है। 2 यूनिट का मान 120 रुपए आपको दिया गया है। तो बोले विल्सन को कितने रुपए प्राप्त हुआ, तो विल्सन कौन है बेटा, विल्सन है बीच वाला यानी 11, तो 11 यूनिट वाले का, तो 11 तो ऑप्शन भी देखो, लेकिन ऑप्शन तो देखो ऐसे दे रखे हैं जो मल्टीपल ऑलरेडी। तो 120 बटा 2 गुणा 11, तो ये हो गया 660 रुपए। ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि सारे नंबर 11 के मल्टीपल हैं, तो वहां आप गलत कर बैठेंगे। एक डिब्बे में 3 विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। ठीक है, और सिक्कों का मूल्य क्रमशः आपको दे रखा है 1, 5, 10 रुपए। तो 1 रुपए वाले, अभी तो पैसे नहीं आए, पैसे में भी आते हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इनका है 3, 5 और 7, टोटल राशि निकालो। 3 रुपए वाले एक सिक्के, तो 3 रुपए हमारे ये हो गए, 25 रुपए हमारे ये हो गए, 70 रुपए हमारे ये हो गए। गुणा कर लो, मूल्य को हमने सीख तो ली है ये, तो इससे फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो जोड़ो, 95 3 98, और 98 का मान किसके बराबर, मेरे हिसाब से 98 रुपए किसके बराबर है, 686 रुपए के बराबर है। तो देखोगे इसको कितना मल्टीपल है, ये 7 मल्टीपल है। ये 10 रुपए मूल्य वाले 7 सिक्के हैं, तो 686 बटा 98
गुणा 7, तो ये 7 बार कट गया, 7 49 हो गया हमारे पास, यानी ऑप्शन डी। क्या है बच्चों? डी इसका सही जवाब है। अगला है, एक बॉक्स में 3 अलग प्रकार के सिक्के 6:7:8 के रूप में है। पुराने सिक्कों का मूल्य 1, 5 और 10 रुपए है। तो एक तो 1 रुपए वाले, 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले। अनुपात क्या है? 6:7:8 के सिक्के हमारे पास है। टोटल रुपए कितने हैं? 847 रुपए। तो देखो 6 रुपए इसके हो गए, 35 रुपए इसके हो गए, 80 रुपए ही हो गए। जोड़ोगे तो 6 और 5 11 का एक, हासिल एक, 121 रुपए हमारे हिसाब से हो गए। और मेरे हिसाब से 121, तो क्वेश्चन में 847 रुपए आपको दिए। 7 गुना दिख रहा है। 10 रुपए मूल्य वाले 8 सिक्के, 56 सिक्के हो गए। मैं बता रहा हूं कि मतलब मुझे कराने में भी इसको थोड़ा सा, मैं कहूँ, अटपटा सा लग रहा है कि यार सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा, सर क्या सेम टू सेम क्वेश्चन करा रहे हो। अब बच्चों इसका तो क्या कर सकते हैं, जो हमारे सामने है। अकील ने 4 बच्चों में 550 उपहार बांटे, गिफ्ट्स बांटे। उसके बाद और एक, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, चौथे बच्चे का 4 गुने के बराबर है। तो वही पहला, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे के 2 गुने के, तीसरे के 3 गुने के, चौथे के 4 गुने के बराबर है। तो वही ये 12 है, ये 6 दुगना हो गया, ये अगर 4 होता तो 3 गुना हो गया, और ये 3 होता तो 4 गुना हो गया। पहले का देखो सबसे रिलेशन दे दिया हमने। तो पहले बच्चे दूसरे बच्चे के हिस्से के प्राप्त उपहारों की संख्या आपसे पूछ रहा है, टोटल ही पूछ रहा है आपसे। तो वही 25 टोटल गिफ्ट है हमारे पास। तो 25 यूनिट मेरे हिसाब से है, जो कि 550 गिफ्ट्स के बराबर है। तो आपको किसका पूछ रहा है? पहले दूसरे का। 12 और 6 18 यूनिट, 550/25 गुना 18, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 18 दूनी 36, कैरी 3, 396, ऑप्शन बी। अगला सेम क्वेश्चन आ गया, पहले दूसरे के प्राप्त उपहारों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले हिस्से माई गिफ्ट दूसरे के हिस्से के 2 गुने, तीसरे हिस्से के 3 गुने, मतलब तीसरे बच्चे के 3 गुने और चौथे बच्चे के 4 गुने के बराबर है। तो पहले दूसरे का कुल पूछ रहा है। अब बताओ, तो आपका मन, अभी तो देखो कुछ क्वेश्चन बाकी है, अभी तो लगभग 10-12 क्वेश्चन और बाकी है शीट में। तो आप देखेंगे शीट को करने के बाद कुछ तो आपको लगेगा। पहले को 12, दूसरे को 6, तीसरे को 4 दे देते हैं, और चौथे को 3 देते हैं। क्योंकि रेशियो हमारे पास आ गया, तो 25 यूनिट हमारे पास 725 के बराबर है। 25 यूनिट 725 के बराबर है। आपको 18 यूनिट का मान निकालना है। 25 एकम, 25 दूनी 50, 25 नाम 225, 50, 22 बचा, 25 नाम 225, गुणा करो, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 का मतलब ऑप्शन सी। 18, 18 नाम 162, कैरी 16, 36 और 16 52, 522। एक थैले में 3, 5, 7 के अनुपात में 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब वीडियो पॉज करो और आप इसको ट्राई करिए। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये सिक्के वाले हैं। तो संख्या कुल कितनी है? 1372 है। तो 10 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या कुल कितनी है? तो 1 रुपये, 3 रुपये, नहीं 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये वाले, 3, 5, 7, कुल मिलाकर राशि कितनी हुई? 3 रुपये तो इसके हो गए। 1 रुपये वाले 3 सिक्के 3 रुपये हो गए। 5 रुपये, 5 रुपये वाले 5 सिक्के 25 रुपये ये हो गए। और 10 रुपये वाले 3, 10 रुपये वाले 7, 70 रुपये हो गए। 75, 98 रुपये हो गए हमारे पास। 98 का मान 1372 आपको दे रखा है, 10 रुपये मूल्य वाले सिक्के पूछ रहे हैं। तो सीधा सीधा कर दूं, 1372 किसके बराबर है? 98 के बराबर है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये राशि है, क्वेश्चन में 1372 है, और 10 मूल्य वाले 7 सिक्के हैं। कट गया 14 बार, 14 से काटा, 14 नाम 156,
26, 11 बजा 14 8 112, 98 सिक्के। हमीद, सलमान और गणेश के वेतन का अनुपात 7:11:9 है। क्या है बच्चों? 7:11:9 है। आगे कह रहा है यदि गणेश को हमीद से 852 रुपए अधिक मिलते हैं। किसको? गणेश को हमीद से, यानी गणेश लास्ट, हमीद फर्स्ट। तो देखो 2 यूनिट का मान आ गया, 2 यूनिट का मान 852 रुपए आपको दे दिया। सलमान का पूछ रहा है, तो 852 जो है बेटा 2 यूनिट के बराबर है और उसका 11 यूनिट का मान निकालना है। इसमें 11 का मल्टीपल है तो रोक लो, वरना आगे करो। ये हो गया 7 5 4 5 5, ऑप्शन डी आना चाहिए आंसर। केवल ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से कट जाएगा क्या? 4 2 6, 852 ही है क्या? गणेश, हमीद, सलमान और गणेश के वेतन का अनुपात ये है। यदि हमीद, सलमान और गणेश के वेतन से का दे दिया, यदि गणेश को हमीद से 852 रुपए अधिक मिलते हैं तो इसका मान 2 के बराबर हो गया। सलमान का वेतन कितना है? 11 का मल्टीपल, यानी इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है, या तो 852 रुपए नहीं होगा यहां पर, है ना? तो इसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 11 99 95। मैं तो वैल्यू सेट कर रहा हूं, 95 गुणा 11, यानी 95 के बराबर है। चलिए, आमिर ने 4 बच्चों को 775 रुपए बांटे। एक पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे हिस्से का 3 गुना, चौथे हिस्से का 4 गुना। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा दिमाग में याद है आपको, 25 यूनिट का मान दे रखा है आपको, कितना? 775। पहले दूसरे को कितनी यूनिट मिली थी? 18 यूनिट। 775/25 इंटू 18। तो फर्स्ट सेकंड लिख देता हूं मैं, तो थर्ड, फोर्थ, ये 3, ये 4, ये 6, ये 12। क्वेश्चन में कहीं चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने पिछली बार। तो एक बॉक्स में 3 अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए है, तो बॉक्स में कुल कीमत अपने पास 294 10 रुपए के साथ पुराने सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो करो, 1 रुपए वाले कितने हैं? 3। 5 रुपए वाले कितने हैं? 5। 10 रुपए वाले कितने हैं सर? 7। टोटल कितने हो गए? 3 रुपए इसने दे दिए, 25 ने दे, 70 उसने दे दिया, 98 रुपए हो गए टोटल। 98 का मान किसके बराबर? 294 के बराबर। ये 3 गुना दिख रहा है और मुझसे बोल रहा है किसका मान? 10 रुपए वाले, यानी 7 के। तो ये हो गया 21। सी इसका राइट आंसर है। ये आया कोई ढंग का क्वेश्चन। अब 76 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है? अब आपको बताऊं शून्यों की संख्या किससे निकलती है, यानी 10 के कितने, हम बोले 10 के कितने यहां पर, मतलब मल्टीपल बनेंगे यहां पर, मतलब 10 की बार 10 को कितनी बार गुणा में लिखा जाएगा। अब 10 किससे बनता है? हमेशा 2 और 5 से। तो आप क्या करेंगे, हमेशा देखो लगातार संख्याएं है ना, तो आप क्या करेंगे, सीधा पहले 5 के मल्टीपल निकालिए। तो 5 के गुणज कितने हैं? तो जो अंतिम नंबर है 76 है हमारे पास, तो 76 में 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 15 बार जाएगा। इस 15 में फिर 5 का भाग लगाओ, जो आंसर आएगा उसमें भाग लगाओ, 3 आएगा। इस 3 में 5 का भाग लगाओ, 0 बार जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे जो आएंगे मल्टीपल 5 के, वो 18 आएंगे।
और 18 अगर हमारे 5 के मतलब 5 की पावर 18 निकल के आएगी। ये जो 76 फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ठीक है, अप टू कहां तक है बेटा, अप टू 76 तक है। तो इसमें आप 2 के और 5 के क्या निकालिए, आप फैक्टर निकालिए। तो 5 के फैक्टर निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका लास्ट नंबर में 5 का भाग लगाया, तो 76/5 पूरा पूरा 15 बार जा रहा है। 15/5 फिर करोगे 3 बार जा रहा है, 3 में 5 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो। टोटल हो गया 15 और 3 18। ऐसे 2 के निकालोगे, 2 के क्या निकालोगे, 76/2 38 आएगा। 38 वैसे से ज्यादा है, तो जो दोनों में कम आएगा फैक्टर 2 का और 5 में, वो आंसर होगा। तो 18 कम है, तो 18 इसका राइट आंसर है। किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 बचता है, उसी संख्या को 14 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा। अब देखो, पहले 42 से डिवाइड किया आपने, अब 14 से डिवाइड कर रहे हो। क्या पहले वाला नंबर आपका मल्टीपल है? जी हाँ सर, 14 का मल्टीपल है 42, 3 गुना है, साफ दिख रहा है। तो आप सीधा सीधा आपको क्या बोल रहा है, तो बताओ कि अगर मैं यहां पर पहले डिवाइड करने पर 13 बच रहा था, तो अब कितना बचेगा, तो अब भी 13 ही बचेगा, क्योंकि यहां पर 14 का भाग 13 में लगाओगे, तो 13 में अगर 14 का भाग लगाओगे बच्चों, तो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो 13 ही आएगा। ठीक है, अगला है 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को पढ़ो। 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4080 मोबाइल कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 14 के हिसाब से तो नहीं बांटे जा सकते, 16 के हिसाब से 30 में बांटे जा सकते हैं, 20 के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो 24 में बांटेंगे। चलिए, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ग्राफ पे है, क्या कह रहा है, निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को हम अगले पहले निर्देश देख लेते हैं। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। C1 C2 C3 C4 5 5 जो हमारे पास हैं कंपनियां मतलब शाखा दे रखी है, और 2010 और 2011 2 वर्ष दे रखे हैं। पुस्तकों की बिक्री हजारों में दिखा रहा है आपको। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत 1000 में ज्ञात कीजिए। 2010 यानी पहला वाला है, तो आप बोलोगे सर 58 एक में हमारे पास आ गया, 72 हमारे पास आ गया, फिर 66 आ गया, फिर 76 आ गया, और फिर 48 आ गया। कितने हैं, 5 वर्ष हैं, नहीं 5 शाखा है, सभी शाखाओं का पूछ रहा है। 5 से डिवाइड किया, 8 और 2 10 और 6 16, 6 6 12 और 8 20 और 10 30, जीरो कैरी 3, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 6 21 और 7 28, 28 और 4 32, 320/5, तो आएगा 64। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो ये आ गया एवरेज। दोनों वर्षों में कंपनी की शाखा C1 C3 और C5 एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। दोनों वर्षों में C1 C3 और C5, तो C1 के टोटल कितने हैं, C1 का है 58 + 68, सोलह, तो 126 हमारे पास हो गया। C3 में अगर हम बात करेंगे तो 66 + 72, तो 138, और C5 की बात करेंगे तो 48 + 73, 121। ठीक है, और टोटल पूछ रहा है मुझसे, तो 9 और 6 15 का 5, कैरी 1, 13 और 26 38, 385। तो ये टोटल आ गया हमारे पास। डायरेक्शन दे दी है, इसमें ऑप्शन भी आपको साथ में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन भी साथ में दिया हुआ है। वैसा ही क्वेश्चन है तो, पर वैल्यू अलग है। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके साथ आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखा C1 C2 C3 C4 C5 की क्रमागत 2 वर्ष 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री दर्शाई गई है। शाखा C2 की 2 वर्षों में कुल बिक्री, शाखा C2 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री कितनी है, तो 75 85 180, कितना हो गया, 160 है ना। और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई बिक्री का अनुपात,
C4 की दोनों बिक्री, टोटल बिक्री कितनी हो गई बेटा? ये बोलोगे 4 उधर दिए, 140 हो गया हमारे पास, तो आ गया 8:7। ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए। वही सेम क्वेश्चन ही हमको दिया। चलिए, शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, शाखा C2, अब लेकिन यहां पर डेटा अलग है। C2 की दोनों वर्षों में बिक्री कितनी होगी बेटा? 167, ठीक है। और C4 की दोनों में बिक्री कितनी हुई, दोनों को जोड़ोगे तो 138। तो ऑप्शन क्या आया? सी, ठीक है। तो इस तरह से इस सेशन में आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको थे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, वो सब दोस्तों मैंने आपको कराए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बट देखो, क्वेश्चन ईजी थे, मैं आपको कहूंगा। जो जिनको बेसिक नॉलेज है तो खुद ही बोलेंगे कि सर ये क्या करा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ईजी थे। अब आपको देखो, जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं बड़े ही सिंपल हैं, बड़े ही आसान है, इजिएस्ट वे में पूछे गए थे। तो आपको टिपिकल वे में नहीं करने, परेशान नहीं होना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एसआई में बनते हैं, अभी जो हमारे फॉर्म निकले हैं अभी, उसके अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ोगे तो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा मैं इसी चैनल पे आप सभी के लिए मैंने एक फ्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, जिसमें मैं भी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और सारी चीजें कवर कराऊंगा। इसमें सारे चैप्टर आपको कवर कराए जाएंगे। तो फ्री फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है इसका। इसके अलावा मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, अगर आप कंप्लीट जो हमारा, अगर मैं कहूँ आपको बेसिक कोर्स चाहिए, तो बेसिक और बेसिक टू एडवांस लेवल का एक कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर, ठीक है, आप पूरा सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सारा कंटेंट आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है इसी चैनल पे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमें प्यार देते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको जो हमने सिखाया, जो हमने पढ़ाया, वो आपको कैसा लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से चीज़ों को कवर कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में धीरे धीरे जो आपको सभी एग्जामों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल होते जाएंगे, ठीक है। आपको इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी मोबाइल नंबर मैं आपको बता ही चुका हूं, आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।